नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। देश छोड़ने का प्रस्ताव युद्ध रोकने के लिए सिद्धार्थ ने स्वीकारा। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि वह 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त से सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुक जाए अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ निश्चय था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्योग से किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सकें। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें। आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपने तन मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले मैं सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए इस बात की याद दिलाई कि इस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल राज्य के अधीन हो गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी कम करने के लिए कौशल राज्य को एक और अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वातंत्र्य को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज्य की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा के अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकाला का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज्य इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो कि तुम्हें संघ दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ
तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक नहीं कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक ठीक थी। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया। कृपया आप मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूं। मुझे अकेले ही अपने गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे तो आप मुझे देश निकाला दे दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशल राज्य से भी नहीं करूँगा। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका पता अवश्य लग जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया होगा और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बन देश छोड़ जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप में परिणत करेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति से तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एक मात्र अच्छा रास्ता है, वह सर्वश्रेष्ठ हल था। अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। कार्यवाही की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ और चिंतित हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएगा, तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा? मैं चाहता हूँ कि संघ आगे इस बात पर गंभीर पूर्वक विचार करे। कुछ भी याद हो, कुछ भी हो, कौशल राज्य को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज्य समझ जाएंगे कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था।
यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए, ताकि कौशल राज्य इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। संघ को लगा कि निश्चय से यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इसका औचित्य समझते हुए नीति की दृष्टि इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ और इस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस नहीं था, उसने संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।